लो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभूता एकेडमी पर। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 1 और 2 के बारे में। चैप्टर 1 डील कर रहा था प्रिलिमिनरी से, जिसमें 2 सेक्शन अपन ने पढ़े थे। एंड जो चैप्टर 2 था वो बात कर रहा था सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन की। कौन कौन से ऑफेंस जो पॉक्सो एक्ट डील कर रहा है उनके बारे में अपन ने पढ़ा था, जो कि जा रहे थे। उसकी रेंज थी सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 12 तक। सेक्शन 3 की बात करें तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के ऑफेंस के बारे में, जिसकी पनिशमेंट दे रखी थी सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन 5 में फिर अपन ने डील किया था एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के ऑफेंस से, जिसकी पनिशमेंट दे रखी थी सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन 7 की बात करें तो उसमें सेक्सुअल असोल्ट की पनिशमेंट सेक्सुअल असोल्ट के प्रोविजंस के बारे में दे रखा था कि कौन कौन से ऑफेंसेस सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आएंगे, जिसकी पनिशमेंट दे रखी थी सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन 9 बात कर रहा था एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट के ऑफेंस से, जिसकी पनिशमेंट दे रखी थी सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन 11 डील कर रहा था सेक्सुअल हरेसमेंट के ऑफेंस से, जिसकी पनिशमेंट दे रखी थी सेक्शन नंबर 12 के अंदर। आज अपन डील करेंगे आगे के प्रोविजंस को चैप्टर नंबर 3 से, जो कि डील कर रहा है सेक्शन नंबर 3, वो 13, 14 एंड 15 से। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 से। सेक्शन 13 बात कर रहा है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज, असली साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड की बात कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों। सेक्शन 13 बोल रहा है कोई भी पर्सन अगर किसी चाइल्ड को यूज करता है किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में, कोई भी पर्सन अगर किसी चाइल्ड को यूज करता है किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें इंक्लूड होगा कोई भी प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट जो टेलीकास्ट हो रहा है या तो बाय वे ऑफ टेलीविजन चैनल्स या इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, या कोई अदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है या अलग प्रिंटेड मीडिया है उसके फॉर्म में अगर कोई भी मीडिया प्रोग्राम है या एडवर्टाइजमेंट है जो कि अपन यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, जो कोई किसी बालक का मीडिया के, जिसमें टेलीविजन चैनल या इंटरनेट या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या तो प्रसारित कर रहा है कोई कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं हो, किसी भी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें अब उसमें दो काम कर रहा है वो, या तो उस जो यूज कर रहा है उसको मीडिया के फॉर्म में उसमें कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन कर रहा है एक तो। ठीक है। सेकंड वो क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है वो किसी भी चाइल्ड को या तो रियल या सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स में उसको यूज कर रहा है। अब वो चाहे विद पेनिट्रेशन भी हो सकता है या विदाउट पेनिट्रेशन भी हो सकता है। मतलब किसी बालक का अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, अब या तो अब वो जो हो रहा है वो परवेशन के साथ भी हो सकता है या उसके बिना भी हो सकता है। थर्ड जो यहाँ पे बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, उस चाइल्ड को इंडिसेंट या ऑब्सिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इंडिसेंटली या ऑब्सिन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन कर रहा है उस चाइल्ड का। तो अगर कोई भी पर्सन ये तीन काम करता है किसी भी मीडिया के थ्रू, तो वो गिल्टी होगा फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। तो कोई भी पर्सन अगर ये काम कर रहा है तो उसको ये माना जाएगा कि उसने यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस का ऑफेंस किया है। अब सेक्शन 14 में इसकी पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन अगर किसी चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो उसको अपन पनिश करेंगे विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि होगी कम से कम नॉट लेस देन दे रखा है यहाँ पे, शैल नॉट बी लेस देन 5 years, मतलब कम से कम 5 साल की सजा होगी एंड फाइन उसके साथ मैंडेटरी होगा, क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया हुआ है। अब मान लीजिए
कि फर्स्ट ऑफेंस उसने कर दिया, उसकी पनिशमेंट भी उसको दे दी। मान लीजिए कि उसने सेम ऑफेंस कर दिया, सब्सिक्वेंटली सेम ऑफेंस वापस से कर दिया, तो अब उसको सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे अपन क्या इम्प्रिजनमेंट देंगे, उसको वो लाइबल होगा फॉर इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 years, एंड उसके साथ फाइन मैंडेटरी होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा देंगे, और अगर उसने वापस से सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो गया वो, तो उसको कम से कम 7 साल की अपन सजा देंगे, और उसके साथ फाइन मैंडेटरीली इम्पोज होगा उसके अंदर। अब मान लीजिए सेकंड जो बात कर रहा है, सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन यूज कर रहा है चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ठीक है, जैसा कि अपन ने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था। अब उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है कि सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 या सेक्शन 9 का भी कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उस पर्सन को फिर जो सेक्शन 4 में, सेक्शन 6 में, सेक्शन 8 में एंड सेक्शन 10 में जो पनिशमेंट दे रखी है, वो भी एडिशनली उसको पे इम्पोज की जाएगी। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 13 वाला ऑफेंस किया है, और उसके साथ साथ उसने सेक्शन 3, 5, 7 या 9 वाले ऑफेंस में से कोई ऑफेंस किया है, तो सेक्शन 13 वाली जो अपन उसको पनिशमेंट देंगे, उसके साथ साथ उसको इन चारों सेक्शन में अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसको एडिशनल पनिशमेंट भी यहाँ पे मिलेगी। मतलब सेक्शन 13 वाली पनिशमेंट भी मिलेगी, और अगर इन चारों में से अगर कोई ऑफेंस किया है, तो उसकी उस पर जो ऑफेंस किया है उसकी भी सजा उसको इन एडिशन में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अब कोई भी पर्सन मान लीजिए कि कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल है चाइल्ड से रिलेटेड, उसको अगर स्टोरेज कर रहा है, तो उसकी क्या क्या पनिशमेंट होगी, वो सेक्शन नंबर 15 डील कर रहा है। तो फर्स्ट जो बात कर रहा है, फर्स्ट बात कर रहा है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर स्टोर कर रहा है या उसकी पोजीशन में है कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, तो कोई भी पर्सन जिसकी पोजीशन में या वो स्टोर कर रहा है कोई ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एंड वो फेल हो गया उसको डिलीट या डिस्ट्रॉय करने से, या उसको अथॉरिटी को रिपोर्ट करने में वो फेल हो गया, ठीक है। अब उसका इंटेंशन क्या था, विद द इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, उसने इसलिए उसको डिस्ट्रॉय या डिलीट नहीं किया ताकि वो, उसका इंटेंशन ये था कि वो उसको शेयर करेगा और ट्रांसमिट करेगा उस चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो उसके पास पड़ा था, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के पास कोई पोजीशन में या स्टोर में कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, और उसने इस इंटेंशन से उसको डिलीट या डिस्ट्रॉय कर नहीं किया कि वो उसको शेयर करेगा और ट्रांसमिट करेगा उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तो वो पर्सन लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। अब उसकी पनिशमेंट क्या होगी, फाइन की पनिशमेंट होगी, जो फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 5,000, कम से कम उसको 5,000 का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। और मान लीजिए अगर उसने सेकंड टाइम कोई ऑफेंस कर दिया, ये वही यही वाला ऑफेंस अगर उसने सब्सिक्वेंट कर दिया, सब्सिक्वेंटली अगर उसने सेम ऑफेंस कर दिया, तो फिर जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 10,000 होगा। मतलब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे उसको जो फाइन इम्पोज करेगा कोर्ट, वो कम से कम 10,000 रुपए का फाइन इम्पोज करेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बात कर रहा है कोई भी पर्सन, सेकंड बात कर रहा है कोई भी पर्सन जो या तो स्टोर कर रहा है या परचेज कर रहा है कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है। अब वो किस चीज के लिए उसको स्टोर और परचेज कर रहा है, या तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए, या उसको प्रोपेगेट करने के लिए, या उसको डिस्प्ले या और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी मैनर में, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन है वो स्टोर कर रहा है या उसकी पोजीशन में है कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अब वो किस पर्पज के लिए उसके पास है, या तो उसको ट्रांसमिट करेगा, डिस्प्ले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने रख रखा है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिट कर रहा है ना, वो
अदरवाइज देन, या तो उसको रिपोर्ट करने के अलावा, या उसको यूज एज एविडेंस इन कोर्ट के अलावा कोई काम कर रहा है वो। मतलब जो उसके पास पोजीशन में है मटेरियल, उसको वो ना तो कोर्ट में एविडेंस के लिए देने के लिए रखा हुआ उसने, या कोई अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए रखा है उसने, कोई अदरवाइज उसको यूज करने के लिए रखा हुआ है, अदरवाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा है। ठीक है। अगर वो एज एविडेंस कोर्ट में देने के लिए रखता है या रिपोर्ट करने के लिए रखता है अथॉरिटी को, तो यहाँ पे ऑफेंस नहीं होता। पर वो अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना एक्सेप्ट, तो इन दो पर्पस के लिए अलावा अगर उसने रख रखा है कोई भी पोर्नोग्राफिक, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तो वो पनिशेबल होगा। और उसको जो इम्प्रिजमेंट देंगे वो देंगे, 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट होगी, और फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों ही इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड की अपन बात कर रहे हैं। थर्ड बोल रहा है कि किसी भी पर्सन के पास है, उसकी स्टोर कर रखा है या पोजीशन में है कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तो वो पनिशेबल होगा। अब इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट कन्विक्शन अगर है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे तो इम्प्रिजनमेंट देंगे उसको, आइदर डिस्क्रिप्शन की, जो नॉट लेस देन 3 years की होगी, कम से कम 3 साल की होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, और उसके साथ उसको फाइन भी लगाया जा सकता है और बहुत भी कर सकता है। ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन है, तो अगर उसने स्टोर कर रखा है, पजेस कर रखा है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, किस पर्पज के लिए? फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर उसने स्टोर कर रखा है, तो अगर उसको फर्स्ट कन्विक्शन पे तो कम से कम 3 साल की सजा होगी, जो एक्सटेंड होके जा सकती है 5 साल तक। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर उसने सेम ऑफेंस कर दिया सेकेंड टाइम, या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे उसको क्या करेंगे, कम से कम, अगर उसने सेम ऑफेंस वापस कर दिया, तो उसको सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे कम से कम 5 साल की सजा, जो एक्सटेंड होके जा सकती है 7 साल तक। कम से कम 5 साल की सजा है जो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। एंड उसके साथ साथ फाइन मैंडेटरी होगा, क्योंकि यहाँ पे शेल वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है। तो अब एक बार इसको अपन ओवरव्यू ले लेते हैं तीनों का। तो फर्स्ट जो 15 सेक्शन है, उसमें 3 सब सेक्शन दे रखा है। पहला तो बात कर रहा है कि किसी के पोजीशन में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। ठीक है। उसके इंटेंशन क्या है कि वो शेयर करेगा उसको, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। और तो उसको पनिशमेंट देंगे अपन फर्स्ट कन्विक्शन पे 5,000, और सेकंड कन्विक्शन पे नॉट लेस देन 10,000। सेकंड बोल रहा है कि उसकी पोजीशन में है कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जिस वो अदरवाइज देन उसको यूज कर रहा है, या तो एविडेंस इन कोर्ट में या रिपोर्ट करने के अलावा वो इसको यूज कर रहा है, तो उसको 3 साल तक की सजा देंगे। और कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कर रखा है, थर्ड में बोल रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए अगर उसने स्टोर कर रहा है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको कम से कम 3 साल की सजा देंगे, जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। और सेकंड कन्विक्शन पे उसको कम से कम 5 साल की सजा देंगे, जो एक्सटेंड होके जा सकता है 7 साल तक। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बात कर रहा है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ पे अबेटमेंट और अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। आपने आईपीसी में सेक्शन 107 पढ़ा होगा, सेक्शन 107 आईपीसी का, वो भी सेम बात कर रहे हैं। सेम उसमें भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, और सेम उसमें यहाँ पे भी वही 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 तो बात कर रहा है अबेटमेंट की। सेक्शन नंबर 17 जो बात कर रहा है वो अबेटमेंट की पनिशमेंट के बारे में बता रहा है। और सेक्शन जो 18 है वो बता रहा है अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस। किसी ने अगर अटेम्प्ट कर दिया तो उसकी सजा क्या होगी। तो चैप्टर 4 में इंक्लूड है सेक्शन नंबर 16 से लेके और सेक्शन नंबर 18 तक। ठीक है। सेक्शन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 16 क्या बोल रहा है? अबेटमेंट ऑन ऑफेंस। अबेटमेंट, किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट कैसे होगा? तो कोई भी पर्सन, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस को अबेट कर रहा है, अगर वो कैसे अबेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है किसी पर्सन को
वो ऑफेंस करने के लिए, या तो इंस्टिगेट कर रहा है उस ऑफेंस करने के लिए किसी पर्सन को। दूसरा क्या कर रहा है, एंगेज हो रहा है किसी पर्सन के साथ या मोर, किसी एक पर्सन के साथ या मोर देन अदर पर्सन्स और पर्सन्स इन ए कॉन्स्पिरेसी, किसी के साथ एंगेज हो रहा है किसी कॉन्स्पिरेसी में कोई ऑफेंस करने के लिए। ठीक है। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस, अगर उस कॉन्स्पिरेसी में आने के बाद कोई एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन हो जाता है उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ ऑफेंस। सेकंड क्या बोल रहा है, किसी पर्सन के साथ एंगेज हो जाता है किसी कॉन्स्पिरेसी में और उसके बाद अगर कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस का अबेटमेंट किया है। थर्ड बात कर रहा है इंटेंशनली ऐड कर रहा है, इंटेंशनली ऐड कर रहा है या तो कोई एक्ट करके या इलीगल ऑफेंस करके ताकि वो ऑफेंस कमिट हो जाए। ठीक है। तो इसमें तीन तरीके से अबेटमेंट हो रहा है, या तो इंस्टिगेट कर रहा है किसी पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए, सेकंड एंगेज हो रहा है किसी पर्सन के साथ कॉन्स्पिरेसी में वो ऑफेंस करने के लिए, थर्ड बात कर रहा है इंटेंशनली ऐड कर रहा है उस ऑफेंस को होने के लिए, या तो बाय वे ऑफ एनी एक्ट और बाय वे ऑफ एनी इलीगल ओमिशन, तीन तरीके से वो उसको कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर वन। एक्सप्लेनेशन नंबर वन बोल रहे हैं कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वो आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा या स्वेच्छा से किसी अपराध किए जाने कारित करता है या उपाक्त करता है अथवा कारित या उपाक्त करने के लिए प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है या कहा जाता है। तो कोई भी पर्सन या तो बाय वे ऑफ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है या विलफुल कंसीलमेंट कर रहा है, कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट था जिसके लिए वो बाउंड था कि वो डिस्क्लोज करता पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है। तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने उस ऑफेंस को इंस्टिगेट किया है। एक्सप्लेनेशन सेकंड बात कर रहा है कि वो जो पर्सन था उसने या तो एक्ट होने से पहले या जब एक्ट हो रहा था उस टाइम कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से जो कमीशन था ऑफेंस था उसको होने में कुछ मदद मिली है। तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने उस ऑफेंस को करने के लिए अपनी मदद करी है, फैसिलिटी प्रोवाइड की है। थर्ड इसका बोल रहा है कोई भी पर्सन अगर या तो एम्प्लॉय कर रहा है या हार्बर कर रहा है, रिसीव और ट्रांसपोर्ट कर रहा है चाइल्ड को, या तो उसको डरा धमका के या उस पे फोर्स या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ कोवर्जन यूज करके उसको एबडक्शन करके फ्रॉड या डिसेप्शन से या अपनी पोजीशन का गलत यूज करके उस चाइल्ड चाइल्ड को क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है या हार्बर कर रहा है या रिसीव कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस चाइल्ड को। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर, कोई भी इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने वो एक्ट किया है, वो ऑफेंस किया है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 बोल रहा है कि अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। तो अबेटमेंट की जो पनिशमेंट दे रखी है तो इसमें ये बात कर रहा है कोई भी पर्सन जिसने अबेट्स एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस को अबेटमेंट किया है, तो अगर वो एक्ट जो उसने अबेट किया है वो अगर कमिट हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है, तो वो पनिशेबल होगा विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जिस ऑफेंस को उसने अबेट किया है उसकी जो पनिशमेंट दे रखी है उस सेम पनिशमेंट के लिए वो पर्सन लाइबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 क्या बोल रहा है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है यहाँ पे तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो दे रखी है सेक्शन नंबर 18 में।
सेक्शन 18 बोल रहा है कोई भी पर्सन अगर किसी यहाँ पे कोई ऑफेंस अटेम्प्ट किया है उसने करने के लिए, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। वो ऑफेंस हुआ नहीं है पर उसका अटेम्प्ट हो गया, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। तो ये बोल रहा है कि वो पर्सन लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन, जो या तो उस ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट दे रखी है तो उसके लिए वो होगा, या फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या LI के अगर दे रहे हैं उसको तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, या वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चेंजेस होगी यहाँ पे। या तो फर्स्ट तो क्या होगी, जो उस ऑफेंस के लिए जो तो पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है। सेकंड, हाफ ऑफ LI हो जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या होगी, हाफ ऑफ जो लॉन्गेस्ट प्रोवाइड कर रखी है, हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट जो प्रोवाइड कर रखी है उस ऑफ ऑफेंस के लिए, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बार वापस से अपन डील कर लेते हैं। कोई भी पर्सन ने अगर कोई whoever attempt to commit any offense punishable under this act, किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस को अटेम्प्ट करने के लिए प्रयास किया है जो पनिशेबल है पॉक्सो एक्ट में, ठीक है, तो वो पनिशेबल होगा जो भी डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट दे रखी है उस ऑफेंस के लिए, या तो ठीक है, जो एक्सटेंड हो जाएगी हाफ ऑफ LI तक, ठीक है। और अगर उसने कोई मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखी है, उस प्रोवाइड कर रखी है उस ऑफेंस के लिए, तो उसका हाफ हो जाएगा, वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आता है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 बात कर रहा है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। पॉक्सो एक्ट में जो रिपोर्ट होगा केस, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उसको यहाँ पे डील किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। सेक्शन 19 से लेके और सेक्शन नंबर 23 तक इसकी रेंज है, सेक्शन 19 से लेके 23 तक। सेक्शन 19 बोल रहा है, सेक्शन 19 बात कर रहा है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस की, कि रिपोर्ट कैसे होगा पॉक्सो एक्ट में कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है तो ये बात कर रहा है कोई भी पर्सन जिसको एप्रीहेंशन है कि इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस या तो होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। तो कोई भी पर्सन जिसको ये एप्रीहेंशन हो रहा है कि कोई एक्ट जो ऑफेंस है यहाँ पे कमिट होने वाला है इस एक्ट में, या उसको नॉलेज है कि ऐसा कोई एक्ट हो चुका है, तो वो पर्सन इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देगा या लोकल पुलिस यूनिट को देगा। तो कोई भी पर्सन जिसको एप्रीहेंशन है कि यहाँ पे कोई एक्ट कमिट होने वाला है इस एक्ट में, या नॉलेज है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है, तो वो इंफॉर्मेशन देगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस यूनिट को, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी वो उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है जो रिपोर्ट उसने दी है, जो इंफॉर्मेशन उस पर्सन ने उसको दी है और जो रिपोर्ट आई है, उसको एक एंट्री नंबर देख के और रिकॉर्ड कर लिया जाएगा राइटिंग के अंदर, ठीक है। फिर जिसने इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेंट को उसको सुना दिया जाएगा कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। फिर जो इंफॉर्मेशन जो पुलिस ने रिकॉर्ड की है उसको एक बुक में एंट्री कर लेंगे उसकी, जो पुलिस के पास होती है, ठीक है। तो ये तीन काम कर लेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन आई उसको एक एंट्री नंबर देके उसको राइटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट है उसको सुना दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या उन्होंने मेंशन किए हैं, और उसको फिर एक जो डायरी मेंटेन करते हैं पुलिस ऑफिसर्स उसको उसमें एंटर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात कर रहा है, सेक्शन सब सेक्शन नंबर थर्ड बात कर रहा है कि अगर चाइल्ड ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है ऑफेंस की, अगर जो ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड ने दी है, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा जो कि चाइल्ड को अच्छे से समझ में आ जाए।
तो चाइल्ड ने अगर किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए उस चाइल्ड को। फोर्थ बात कर रहा है कि अगर जो कंटेंट्स है जो रिकॉर्ड किए हैं, अगर उसकी लैंग्वेज चाइल्ड को समझ में नहीं आ रही है, अगर उसकी लैंग्वेज चाइल्ड को समझ में नहीं आ रही है, अगर उस लग रहा है एक तो उसको समझ में नहीं आ रही है, और उस जहाँ पे नेसेसरी है तो एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझा सके कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। तो जब चाइल्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको अगर समझ में नहीं आ रही तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की मदद ली जा सकती है उसको समझाने के लिए। नेक्स्ट बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए जुवेनाइल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस जो है उसको सेटिस्फाई है, वो सेटिस्फाई हो गए दोनों कि जो ऑफेंस हो गया चाइल्ड के खिलाफ, और जो चाइल्ड है वो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, अगर उसको नीड लग रही है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो जो चाइल्ड है वो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है उसको, तो वो रीजंस रिकॉर्ड करने के लिए इमीडिएट अरेंजमेंट कर देंगे उसको वो केयर और प्रोटेक्शन देने के लिए। और उसमें इंक्लूड हो सकता है कि अगर वो बीमार है, या अगर उसके पास शेल्टर नहीं है तो उसको या तो शेल्टर होम में दे देंगे, या अगर बीमार है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे विद इन 24 आवर्स के अंदर। जैसे उन्होंने रिपोर्ट की है उसके अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको हॉस्पिटल या शेल्टर होम जैसी भी नीड उनको लग रही है तो उस चाइल्ड को वहां पे प्लेस कर दिया जाएगा। सिक्स्थ बात कर रहा है कि जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और जो लोकल पुलिस है वो विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना कोई डिले करे 24 घंटे के अंदर अंदर मैटर को रिपोर्ट करेगा किसको, या तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट करेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और स्पेशल कोर्ट को। और अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो स्पेशल कोर्ट नहीं है तो जिस कोर्ट को यहाँ पे डिजिग्नेट कर रखा है तो कोर्ट ऑफ सेशन को वहां पे दे देंगे, ठीक है। तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस यूनिट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस मैटर को रिपोर्ट करेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और स्पेशल कोर्ट को, और अगर स्पेशल कोर्ट यहाँ पे डेजिग्नेट नहीं किया हुआ है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। और यह भी बताया जाएगा कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी पर्सन जिसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया ऑफेंस की, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल, किसी भी टाइप की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। जो पर्सन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी ऑफेंस के लिए गुड फेथ में, तो उसकी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी उस पर्सन के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 20, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केस। अब कुछ ऑथोरिटीज की यहाँ पे ऑब्लिगेशन दे रखी है कि उनके पास अगर कोई भी ऐसा चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मैटर उनकी नजर में आता है या उनके सामने आता है तो उनकी क्या ऑब्लिगेशन रहेगी। तो ये बात कर रहा है कोई भी पर्सन किसी भी होटल लॉज हॉस्पिटल क्लब स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटी का कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसके सामने कोई ऐसा मटेरियल आता है या कोई चाइल्ड से रिलेटेड ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आता है जिसमें उस चाइल्ड को सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से दिखाया रखा है, अब उसमें इंक्लूड हो सकता है कोई भी पोर्नोग्राफिक सेक्सुअली रिलेटेड या कोई भी ऑब्ससीन रिप्रेजेंटेशन उस चाइल्ड का। तो अगर इस तरीके का कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें चाइल्ड जो सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइटेशन दिखा रखा है चाइल्ड का, तो वो पर्सन्स क्या करेंगे, वो तुरंत इंफॉर्मेशन देंगे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस यूनिट को, जो भी पॉसिबल हो, दोनों में से जिसको भी इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल हो वो विदाउट अननेसेसरी डिले उस ऑफिसर्स को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड केस। अब मान लीजिए
सेक्शन 19 में और सेक्शन 20 में अलग अलग पर्सन्स की यहाँ पे अपन ने ड्यूटीज इम्पोज कर रखी है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन यहाँ पे फेल हो जाता है या तो रिपोर्ट करने के लिए उस ऑफेंस को, या उस ऑफेंस को रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो इन्फॉर्मेंट के बारे में बता रहा है, और सेकंड पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के बारे में बता रहा है कि अगर कोई भी पर्सन या तो रिपोर्ट करने में फेल कर देता है या उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है, उस ऑफेंस के रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है, तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट। तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ तक, और उसको फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों ही इम्पोज किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अगर वो इंचार्ज है किसी कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, वो अगर फेल हो जाता है रिपोर्ट करने से, किसी पर्सन का अगर कोई इंचार्ज है किसी कंपनी का या कोई इंस्टीट्यूशन का कोई इंचार्ज है, वो अगर फेल हो जाता है रिपोर्ट करने के लिए कोई ऑफेंस सेक्शन 19 के अंदर, ठीक है, तो वो भी पनिशेबल होगा। उसको इम्प्रिजनमेंट अपन देंगे जो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, एंड उसके साथ साथ उसको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। जो ये प्रोविजंस है सबसेक्शन 1 के, वो चाइल्ड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब चाइल्ड के लिए कोई भी पनिशमेंट का प्रोविजन यहाँ पे नहीं दे रखा है। सेक्शन 22 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसने फॉल्स कंप्लेंट कर दी या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी यहाँ पे किसी ऑफेंस को रिलेटेड, जो दे रखा है सेक्शन 357 या 9 में। तो सेक्शन 357-9 से रिलेटेड कोई ऑफेंस में अगर किसी पर्सन ने फॉल्स कंप्लेंट करा दिया तो, या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया किस इंटेंशन से, ताकि जो सामने वाला है उसको ह्यूमिलिएट कर सके वो, या उसको एक्सटोर या उसको डरा धमका सके, या उसको डिफेम कर सके, तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट से। तो उस पर्सन को पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ तक, और फाइन से, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी पर्सन है वो फॉल्स कंप्लेंट करवा रहा है किसी ऑफेंस की, यहाँ पे जो सेक्शन 357-9 में दे रखी है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है किस इंटेंशन से, ताकि वो जो सामने वाला पर्सन है वो ह्यूमिलिएट हो सके, या उसको डरा सके वो, या उसको डिफेम कर सके, तो उसको जो फॉल्स कंप्लेंट दे रहा है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रखा है वो लाइबल होगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ तक, ठीक है। अब सबसेक्शन सेकंड इसमें बात कर रहा है कि अगर जो फॉल्स कंप्लेंट दी है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो दी है वो चाइल्ड ने दी है, तो फिर उस चाइल्ड पे कोई भी पनिशमेंट इम्पोज नहीं की जाएगी। थर्ड बात कर रहा है कि अगर जो फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो आई है वो अगर चाइल्ड के खिलाफ आई है, तो जिस पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन दी है वो फिर लाइबल होगा इम्प्रिजनमेंट से, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, और उसके साथ उसको फाइन भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे इसको अपन डील करेंगे सेक्शन नंबर 23 को। सेक्शन 23 बात कर रहा है प्रोसीजर फॉर मीडिया। मीडिया के लिए क्या प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो कोई भी पर्सन है ना, वो रिपोर्ट या कमेंट प्रेजेंट नहीं करेगा किसी भी चाइल्ड पे। कोई भी पर्सन किसी भी चाइल्ड पे कोई भी रिपोर्ट या कमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेगा किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है, विदाउट हैविंग कंप्लीट ऑन ऑथेंटिक। अगर किसी पर्सन के पास कोई कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो किसी भी चाइल्ड के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट या कमेंट पास नहीं करेगा किसी भी मीडिया या फोटोग्राफिक या स्टूडियो फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है, जो कि उस चाइल्ड की रेपुटेशन को या तो लोअर करे या उसकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करे। अगर तो ऐसा कोई पर्सन काम नहीं करेगा जो भी उस चाइल्ड की रेपुटेशन को या तो लोअर कर रहा है या उसकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ऐसा कोई भी रिपोर्ट या कमेंट पास नहीं करेगा उस चाइल्ड के खिलाफ किसी भी मीडिया में बिना कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के। सेकंड बोल रहा है
कोई भी रिपोर्ट मीडिया में डिस्क्लोज नहीं होगी जिसमें उस जो चाइल्ड है उसकी आइडेंटिटी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, उसका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड या कोई भी अदर पर्टिकुलर्स है जिसमें उस चाइल्ड की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जा सकता है, तो ऐसे ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट मीडिया में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी जिसकी वजह से उस चाइल्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके। ठीक है। थर्ड बात कर रहा है कि अगर इसका सबसेक्शन 2 का एक प्रोवाइजो दे रखा है, सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके परमिट कर सकता है ऐसे किसी डिस्क्लोजर को, अगर उसको ओपिनियन यह है कि वो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड में, अगर उसको ऐसा लग रहा है तो वो डिस्क्लोजर के लिए अलाउ कर सकता है स्पेशल कोर्ट। थर्ड बात कर रहा है, सबसेक्शन थर्ड बात कर रहा है इसकी, जो पब्लिशर जो ओनर होगा ना मीडिया अथॉरिटी का या स्टूडियो फैसिलिटी का, तो वो जॉइंटली और सिवियरली लाइबल होंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो कोई भी अगर किसी भी अथॉरिटी का, मीडिया या स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी का अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा ऑफेंस कर देता है तो जो उसको पब्लिशर जो ओनर होगा उस मीडिया और फोटोग्राफिक फैसिलिटी का, तो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए जॉइंटली और सिवियरली लाइबल होंगे। ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफेंस उनके द्वारा ही किया गया है। अगर कोई उनका एम्प्लॉय भी अगर ऐसा कोई काम करता है तो ये माना जाएगा कि उनके द्वारा ही वो काम किया हुआ गया। सबसेक्शन 4 बोल रहा है अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्राविन कर देता है सबसेक्शन 1 का और सबसेक्शन 2 का, मतलब कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है, तो वो फिर लाइबल होगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि कम से कम 6 महीने की होगी और एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक, और उसके साथ उसको फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन रिपोर्ट पब्लिश कर देता है, डिस्क्लोज कर देता है विदाउट अथॉरिटी के, तो वो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होगा, और जो कम से कम 6 महीने की होगी और जो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 बात कर रहा है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट एंड चाइल्ड। अब ऊपर ने अपन ने चैप्टर 5 में बात कर लिया है कि केस को रिपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। अब केस रिपोर्ट हो गया, उसके बाद चैप्टर 6 डील कर रहा है कि जो चाइल्ड है उसके स्टेटमेंट कैसा रिकॉर्ड किया जाएंगे, उसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि चाइल्ड के स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो सेक्शन 24 बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होंगे। तो ये बात कर रहा है जो चाइल्ड के जो स्टेटमेंट होंगे वो उसके रेजिडेंस पे होंगे या कोई भी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे वो यूजुअली डिसाइड कर रहा है, या कोई उसकी चॉइस की कोई अदर प्लेस है, तो वहीं पे ही उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इसमें 3 जगह बता रखी है, या तो चाइल्ड के जहाँ पे वो रह रहा है उसके रेजिडेंस पे होंगे, या वहाँ पे वो जहाँ पे वो यूजुअली रिसाइड्स करता है, मतलब यूजुअली रहता है वहाँ पे होंगे, या कोई अदर प्लेस है उसकी चॉइस की तो वहाँ पे होंगे। और जहां तक पॉसिबल हो सके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे वो वुमन पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड होंगे, जो कम से कम सब इंस्पेक्टर की रैंक की होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक की वो पुलिस ऑफिसर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्शन दे रखा सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है वुमन पुलिस ऑफिसर उस टाइम वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी। ठीक है। थर्ड बात कर रहा है जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रही है यहाँ पे, तो उसको एग्जामिन कर रही है चाइल्ड को, तो वो इंश्योर करेगी कि चाइल्ड वो है किसी भी समय किसी भी तरीके से वो उस अक्यूज के कांटेक्ट में ना आए। तो जब जो वुमन पुलिस ऑफिसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एग्जामिन कर रही है चाइल्ड को, तो वो ये इंश्योर करेगी कि जो चाइल्ड है वो अक्यूज के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है। फिर यहाँ पे सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि जो चाइल्ड है उसको डिटेन करके नहीं रखा जाएगा पुलिस स्टेशन में इन द नाइट, रात को उसको पुलिस ऑफिसर में डिटेन करके नहीं रखा जाएगा पुलिस स्टेशन में उस चाइल्ड को। फिर बोल रहा है सबसेक्शन 5 बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि जो आइडेंटिटी है चाइल्ड की वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम पब्लिक मीडिया,
कि मीडिया में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो सके, ये भी पुलिस ऑफिसर इंश्योर करेगा। तो इसमें 5 तरीके के प्रोसीजर दे रखा है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का चाइल्ड का। पहला तो बोल रहा है कि वुमन पुलिस ऑफिसर करेगी, वो कम से कम सब इंस्पेक्टर से लेवल की रैंक की ऑफिसर होगी, वही यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। फिर बोल रहा है कि यूनिफॉर्म में नहीं होगी। फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और जब एग्जामिन हो रहा है चाइल्ड का, तो इंश्योर करेगा पुलिस ऑफिसर कि वो अक्यूज के कांटेक्ट में ना आए चाइल्ड, और उस चाइल्ड को डिटेन करके नहीं रखा जाएगा रात में पुलिस स्टेशन के अंदर। और पुलिस ऑफिसर ये भी इंश्योर करेगा कि चाइल्ड की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना होए पब्लिक मीडिया के अंदर। फिर नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन 25 बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। अब जो मजिस्ट्रेट इस चाइल्ड के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 में दे रखा है। अगर तो सेक्शन 25 ये बोल रहा है कि अगर जो चाइल्ड के स्टेटमेंट सेक्शन 164 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो जो मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट जो चाइल्ड के द्वारा बोले जाएंगे। जैसा जैसा चाइल्ड बोलता जाएगा वैसा वैसा मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता जाएगा। फिर इसका प्रोवाइजो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि जो एडवोकेट है अक्यूज का, उसकी प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है जब यहाँ पे मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट ले रहा है। पर सेक्शन 164 सीआरपीसी की बात करें तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो अक्यूज का एडवोकेट है वो प्रेजेंट वहां पे रहेगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा उस चाइल्ड को और उसके पेरेंट्स को या कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 207 सीआरपीसी के अंदर मेंशन कर रखे हैं। 207 में जो सीआरपीसी का सेक्शन 207 है वो बात कर रहा है कि अक्यूज को उसको चाइल्ड को कॉपी दी जाएगी। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आए हैं उसकी सारी कॉपी चाइल्ड को प्रोवाइड की जाएगी आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 बात कर रहा है एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। और अदर एडिशनल प्रोविजंस क्या होंगे वो यहाँ पे सेक्शन 26 में बात कर रहा है। तो सेक्शन 26 बात कर रहा है कि जब मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। जो चाइल्ड बता रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, या तो चाइल्ड जो स्टेटमेंट बता रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें चाइल्ड कॉन्फिडेंस रखता है या चाइल्ड का ट्रस्ट है, तो उन पर्सन्स के सामने ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो स्टेटमेंट जो चाइल्ड बोल रहा है वही जैसे जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, और उस चाइल्ड के पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, या कोई अदर पर्सन जिसमें चाइल्ड का ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है उसकी प्रेजेंस में ही वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जहां पे मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को नेसेसरी लगता है तो वो असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की भी मदद यहाँ पे ले सकते हैं जब चाइल्ड के स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि जो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर है, जो मजिस्ट्रेट वो जो पुलिस ऑफिसर है वो चाइल्ड का जब स्टेटमेंट ले रहे हैं तो ये सामने आता है कि जो चाइल्ड है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है। जिस चाइल्ड का स्टेटमेंट लिया जा रहा है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर असिस्टेंस ले सकते हैं स्पेशल एजुकेटर की, या कोई भी ऐसा पर्सन जो फेमिलियर है उनके मैनर ऑफ कम्युनिकेशन से, जिस मैनर में वो चाइल्ड अपनी बात बताता है। तो अगर उससे कोई पर्सन फेमिलियर है तो उसको भी मदद ली जा सकती है, नहीं तो स्पेशल एजुकेटर की मदद ले लेंगे जब भी मेंटली या डिसेबल चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि जहां पे पॉसिबल होगा
जहां पे पॉसिबल होगा, जो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो वह इंश्योर करेगा कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होए। मतलब वो ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से ही रिकॉर्ड किए जाएं। फिर सेक्शन 27 बात कर रहा है, सेक्शन 27 बात कर रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की जो मेडिकल एग्जामिनेशन अपन करवाएंगे, जो कोर्ट के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है या पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, यहाँ पे सेक्शन 27 उससे डील कर रहा है। सेक्शन 27 यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा चाइल्ड का, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा चाइल्ड का जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो वन सेक्शन 164 ए ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे करवा रहे हैं वो सेक्शन 164 ए सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें ये एक बात दे रखी है, वो स्पेसिफिकली दे रखी है, वो ये है कि चाहे एफआईआर हुई हो या नहीं हुई हो, चाहे कंप्लेंट हुई हो या नहीं हुई हो, जो उस पर्सन का जो जो चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 164 ए के अकॉर्डिंग होगा, चाहे एफआईआर हुई हो नहीं हुई हो, उस केस में रजिस्टर्ड हुई हो नहीं हुई हो, वो 164 ए के अकॉर्डिंग होगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि अगर जो विक्टिम है वो गर्ल चाइल्ड है तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो वुमन डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड सेक्शन सेक्शन 3 बोल रहा है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ना वो पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा या कोई भी ऐसा अदर पर्सन है जिसमें चाइल्ड का ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस है तो उस पर्सन की मौजूदगी में ही मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, नहीं तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। फिर सब सेक्शन 4 बोल रहा है कि मान लीजिए पेरेंट या कोई जो अदर पर्सन जिस पर चाइल्ड ट्रस्ट रखता था वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो जो भी वुमन नॉमिनेट की जाएगी हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसकी प्रेजेंस में होगा। जनरल प्रोविजन तो ये है कि जो मेडिकल प्रोविजन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो पेरेंट्स या कोई जो ट्रस्टेड पर्सन है उसकी प्रेजेंस में ही होगा। पर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि जो पेरेंट या कोई जो अदर पर्सन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मेडिकल जो हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे मेडिकल किया जा रहा है उसका, वो जिस वुमन को नॉमिनेट करेगा उसकी प्रेजेंस में फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस की बात कर रहा है, सॉरी सॉरी, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 बात कर रहा है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के द्वारा। जैसा अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था तो यहाँ पे स्पेशल कोड की बात कर रहा है। यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन में भी आपको पढ़ाया था मैंने कि जो डेफिनेशन नंबर जो एल डेफिनेशन में दे रखा है वहां पे बता रखा था कि स्पेशल कोड वही होगा जो सेक्शन 28 में जिसको डिफाइन किया हुआ है। तो सेक्शन 28 बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्ट करके कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्ट करके कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकता है उन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए जो पॉक्सो एक्ट के अंदर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को। ठीक है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। फिर इसमें ये बोल रहा है, इसका प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर कोई कोर्ट को नोटिफाई किया हुआ है चिल्ड्रंस कोर्ट या कोई अदरवाइज कोई स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ है तो सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए स्पेशल कोर्ट अंडर दिस सेक्शन। तो उस कोर्ट को भी यहाँ पे स्पेशल कोर्ट अपन मान सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बोल रहा है, सबसेक्शन 2 बात कर रहा है, जब भी जो स्पेशल कोर्ट है यहाँ पे ऑफेंसेस को ट्राई कर रही है, ठीक है, जब भी जो स्पेशल कोर्ट है वो ऑफेंस को यहाँ पे ट्राई कर रही है, तो स्पेशल कोर्ट उन ऑफेंस को भी ट्राई करेगी विद विच द अक्यूज में अंडर सीआरपीसी। अब मान लीजिए ट्रायल चल रही है, उस दौरान सीआरपीसी में अदर कोई ऑफेंस, अगर अगर अदर कोई ऑफेंस मान लीजिए मान सामने आ जाता है कोर्ट के सामने, तो उन ऑफेंसेस को भी फिर वो सेम स्पेशल कोर्ट ही यहाँ पे ट्राई करेगी। यहाँ पे सबसेक्शन 2 में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सबसेक्शन 3 बात कर रहा है, जो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, जो भी स्पेशल कोर्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, उसके पास जुरिडिक्शन होगा, उसके पास भी जुरिडिक्शन होगा कि वो जो सेक्शन 67 भी दे रखा है आईटी एक्ट का, उस ऑफेंस से भी वो डील यहाँ पे करेगा, ठीक है। सेक्शन 67 जो आईटी एक्ट का है वो बताता है कि जो पब्लिकेशन और जो ट्रांसमिशन होता है ना सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल का, तो उस प्रोविजन से वो डील कर रहा है। तो इसमें ये सेक्शन 3 में ये बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट सेक्शन 67 बी आईटी एक्ट के ऑफेंस से भी डील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 29 बोल रहा है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेर पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, मान लीजिए किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया है यहाँ पे कोई ऑफेंस या उसका अबेटमेंट या अटेम्प्ट करने के लिए सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 के अंदर, तो ये स्पेशल कोर्ट यही मान के चलेगा कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस किया है, उसका अबेटमेंट किया है या उसका अबेटमेंट किया है, जब तक कि कोई अदरवाइज कंट्रेरी प्रूव ना हो जाए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो स्पेशल कोर्ट यही मान के चलेगा कि उस पर्सन ने, उस अक्यूज ने वो ऑफेंस किया है, जब तक कि अदरवाइज उसको कोई अपोज ना कर दे, अदरवाइज कोई कॉन्ट्रेरी यहाँ पे प्रूव ना हो जाए, तब तक स्पेशल कोर्ट यही मान के चलेगा कि उसी पर्सन ने वो ऑफेंस किया है। सेक्शन 30 बात कर रहा है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट की। इसमें ये बात कर रहा है कि इन प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस, यहाँ पे मान लीजिए किसी ऑफेंस के लिए कोई प्रोसिक्यूशन यहाँ पे हो रहा है और वो ऑफेंस ऐसा है कि उसमें एक पर्टिकुलर कल्पेबल मेंटल स्टेट की जरूरत पड़ती है उस ऑफेंस को करने के लिए, तो स्पेशल कोर्ट यही मान के चलेगा कि उस पर्सन का, जो अक्यूज पर्सन है, उस पर्सन का वो सेम कल्पेबल स्टेट, मेंटल स्टेट रखता था उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने ऑफेंस किया हुआ था, ठीक है। अब मान लीजिए इसका सबसेक्शन 2 है वो थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए। सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि अगर ये प्रूव हो जाता है, अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस है वो उसने नहीं किया, तो वो फिर जो अक्यूज है वो उसको एज अ डिफेंस यहाँ पे अपने फेवर में यूज कर सकता है। जो सब फिर इस नेक्स्ट बोल रहा है कि जो यहाँ पे फैक्ट प्रूव होंगे वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होंगे, ना कि मेयर प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप, हम सब ने पढ़ा है कि क्रिमिनल केस में जब भी प्रोसिक्यूशन ऑफेंस को प्रूव करेगा तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना पड़ता है। बट अगर सिविल केसेस की बात करें, सिविल केसेस की अपन बात करें, तो सिविल केसेस में मेयर प्रीपोंड्रेंस, मेयर प्रीपोंड्रेंस ही नेसेसरी होता है, मतलब कि एक शक की सुई अपन बस बना दें, वही नेसेसरी, बस उसी से ही काम चल जाता है। बट जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपन को प्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल मतलब ये कोर्ट के सामने बिल्कुल ये अपन को जाहिर करना पड़ेगा कि साहब इसी ने ऑफेंस किया है, और एक भी ऐसा क्लू प्रोसिक्यूशन की साइड से नहीं रहेगा, नहीं एग्जामिशन का ऐसे एक भी पॉइंट नहीं रहेगा कि जिससे वो अक्यूज को बाहर निकलने की संभावना हो सके, ठीक है। इसलिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा
कि जब कोई सबूत नहीं मिलता या नहीं होता, वो डाउट का बेनिफिट देके कोर्ट उसको रिलीज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 31 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी, एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो सीआरपीसी के प्रोविजन है वही सेम एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे, जो प्रोसीडिंग्स होगी उसमें सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स ही होंगे, और स्पेशल कोर्ट को यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा। और जो पर्सन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है, जो भी पर्सन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कर रहा है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे रखा है 2U के अंदर, आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेक्शन 31 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी वहाँ पे सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, और स्पेशल कोर्ट को सेशन कोर्ट डीम किया जाएगा, और जो पर्सन प्रोसिक्यूशन कर रहा है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। सेक्शन फिर सक्से यहाँ पे बात कर रहा है सेक्शन 32, सेक्शन 32 बात कर रहा है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा। तो ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में केसेस को कंडक्ट करने के लिए जिसको कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, अनलेस ही हैज नॉट लेस देन 7 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। कम से कम 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होगा, तभी वो पर्सन एलिजिबल होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए। मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए कम से कम 7 years एज एन एडवोकेट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा सेक्शन 2U सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, जैसे अपन ने ऊपर बता दिया था। अब बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर 8 बात कर रहा है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। प्रोसीजर और पावर क्या रहेंगे स्पेशल कोर्ट के, ठीक है, और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है सबसे। फिर सेक्शन 33 बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट कोग्निजेंस ले सकता है विदाउट अक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट। अक्यूज को कमिट करे बिना भी स्पेशल कोर्ट यहाँ पे कोग्निजेंस ले सकता है, जैसे ही उसके पास कंप्लेंट आई या पुलिस रिपोर्ट उसके पास आई, तो वैसे ही वो उस पे कॉग्निजेंस ले सकता है, चाहे अक्यूज को उसके पास कमिट किया हो चाहे नहीं किया हो। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो भी काउंसिल अपीयर हो रहा है अक्यूज की तरफ से, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, जो भी उनको क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चंस वो स्पेशल कोर्ट को कम्युनिकेट कर देंगे। फिर जो स्पेशल कोर्ट होगा वो क्वेश्चन उनके बिहाफ पे वो क्वेश्चन पुट करेगा चाइल्ड से। वो डायरेक्ट जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो काउंसिल है, वो डायरेक्ट चाइल्ड से क्वेश्चन पुट नहीं करेंगे चीफ क्रॉस या री एग्जामिनेशन के टाइम। वो जो अपने क्वेश्चन है वो स्पेशल कोर्ट को बताएंगे, फिर स्पेशल कोर्ट वो क्वेश्चन चाइल्ड से पुट करेगा। फिर थर्ड बोल रहा है कि जहाँ पे नेसेसरी है वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी देंगे चाइल्ड को ट्रायल के दौरान। फिर फोर्थ बोल रहा है कि चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके उसमें उसको पेरेंट्स को या जो भी पर्सन उसको कॉन्फिडेंस में उसको अलाउ कर देंगे। फिर स्पेशल कोर्ट इंश्योर करेगा कि चाइल्ड को बार बार रिपीटेडली कॉल ना किया जाए कोर्ट के अंदर। सिक्स बात कर रहा है कि स्पेशल कोर्ट अग्रेसिव क्वेश्चंस को परमिट नहीं करेगा, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो करेक्टर एसेसिनेट कर रहे हैं चाइल्ड का या चाइल्ड की डिग्निटी को लोअर कर रहे हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन वो स्पेशल कोर्ट है वो परमिट नहीं करेगा ड्यूरिंग ट्रायल पे। फिर वो स्पेशल कोर्ट इंश्योर करेगा कि जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना होए किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन पे।
बट अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है, उसका ओपिनियन है कि चाइल्ड के इंटरेस्ट में उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करके उसको डिस्क्लोजर को परमिट कर सकता है। फिर सबसेक्शन 8 बोल रहा है कि जब पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के द्वारा किसी भी ऑफेंस के लिए, तो वो इन एडिशन टू पनिशमेंट, पनिशमेंट के एडिशन में पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, कि भाई अक्यूज को बोल सकता है कि भाई आप चाइल्ड को एक पर्टिकुलर अमाउंट एज ए कंपनसेशन दीजिए, कोई भी उसने जो फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा उसको हुआ है, ठीक है, और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। तो यहाँ पे पनिशमेंट के साथ साथ वहां पे उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवा सकता है स्पेशल कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रायल स्पेशल कोर्ट के पास, जब भी स्पेशल कोर्ट यहाँ पे ऑफेंस की ट्रायल कर रहा है तो उसके पास सेशन कोर्ट की सारी पावर्स होंगी उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। ऐसे ही जैसे कि वो सेशन कोर्ट ही है, तो ऐसे डीम किया जाएगा कि जब वो ट्राई कर रहा है तो एज ए सेशन कोर्ट ही वो उसको डीम किया जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट जब भी ट्राई कर रहा है तो उसके पास कोर्ट ऑफ सेशन की पावर होगी, उसको एज ए सेशन कोर्ट ही अपन डीम किया जाएगा। ठीक है, और जो प्रोसीजर सीआरपीसी में दे रखे हैं सेशन कोर्ट के, जो सेशन ट्रायल के, वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर सेक्शन 34 बात कर रहा है प्रोसीजर इन केस ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट, सेक्शन 34 35 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आप देखिए इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेक्शन 34 इतना बोल रहा है कि मान लीजिए इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस है वो अगर चाइल्ड ने किया है, चाइल्ड के द्वारा यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है, तो फिर उस चाइल्ड को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। मतलब चाइल्ड ने अगर कोई ऑफेंस किया है यहाँ पे, तो उसको फिर जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। जेजे एक्ट के प्रोविजंस वहां पे उस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अगर स्पेशल कोर्ट के सामने कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि वो जो पर्सन है वो चाइल्ड है या नहीं है, तो फिर उस क्वेश्चन को भी डिटरमाइन किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, स्पेशल कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगा कि वो जो पर्सन है वो चाइल्ड है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा अपने डिटर्मिनेशन के लिए कि भाई उसको किस बिहाफ पे उसको लगा, किस बेस पे उसको लगा कि वो पर्सन चाइल्ड है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये पर्सन चाइल्ड है या नहीं है, तो फिर उसको स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगा। अब उसके एज के बारे में सेटिस्फाई होएगा, उसके बाद फिर अपने रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा उस डिटर्मिनेशन के लिए कि भाई उसको क्यों लगा कि वो पर्सन एज ए चाइल्ड उसको डील किया जाना चाहिए। कोई भी ऑर्डर, मान लीजिए कोई भी ऑर्डर स्पेशल कोर्ट ने दिया है, वो इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं हो जाएगा अगर मान लीजिए सब्सिक्वेंट कोई प्रूफ हो आ गया कि वो जो पर्सन है वो चाइल्ड नहीं था। तो कोई भी ऑर्डर जो प्रीवियसली स्पेशल कोर्ट के द्वारा डील पास किया है कि उस पर्सन के बिहाफ पे कि वो चाइल्ड है या नहीं है, तो उस कोर्ट ऑर्डर को बाद में इनवैलिड नहीं किया जाएगा, चाहे बाद में कोई भी कितना ही प्रूफ लेके आ जाए उस पर्सन के लिए कि ये चाइल्ड नहीं है। एक बार जो स्पेशल कोर्ट ने डील कर दिया, स्पेशल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो बाद में कोई भी सब्सिक्वेंट प्रूफ अगर आ जाता है तो उसको यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो इनवैलिड नहीं होगा स्पेशल कोर्ट का। ठीक है, 35 सेक्शन 35 बोल रहा है कि एविडेंस का पीरियड क्या होगा और कितने टाइम में केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सेक्शन 35 ये बोल रहा है कि जो भी एविडेंस होंगे ना चाइल्ड के, वो विद इन 30 डेज रिकॉर्ड किए जाएंगे जब से स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। जिस दिन से स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है जिस दिन, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसके एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे चाइल्ड के। ठीक है, स्पेशल कोर्ट ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कॉग्निजेंस। जिस दिन कॉग्निजेंस ले लिया उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर उसको ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 35 ये बोल रहा है कि जो भी एविडेंस होंगे चाइल्ड के, वो
30 days ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस रिकॉर्ड कर लेगा कोर्ट, मतलब जिस दिन कॉग्निजेंस लिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर तो वो एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगा और विद इन 1 ईयर उसको ट्रायल को डिस्पोज ऑफ वो कर देगा। सेक्शन 37 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो चाइल्ड होगा वो, जब भी स्पेशल कोर्ट है वो इंश्योर करेगा कि वो अक्यूज के कांटेक्ट में ना आए चाइल्ड, और सेम टाइम पे ये भी अरेंजमेंट करेगा, ये भी इंश्योर करेगा कि जो अक्यूज है वो इस पोजीशन में रहे कि जो भी स्टेटमेंट चाइल्ड दे रहा है उसको वो सुन सके और अपने एडवोकेट से फिर कम्युनिकेट कर सके। सबसे पहले तो स्पेशल कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि जो चाइल्ड है वो किसी भी तरीके से अक्यूज के कांटेक्ट में ना आए जब भी उसके एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, और सेम टाइम पे ये भी इंश्योर करेगा कि अक्यूज इस पोजीशन में हो कि वो चाइल्ड की स्टेटमेंट सुन सके और उसके बाद में अपने एडवोकेट से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। और इस पर्पस के लिए स्पेशल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी सहारा ले सकता है, या सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स या कर्टेन्स को भी यूज कर सकता है, या कोई भी अदर डिवाइस है ऐसी जो कोर्ट को फिजिबल लग रही है तो उसको यूज कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 37 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट होगा वो इन कैमरा प्रोसीडिंग करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड और एनी पर्सन जिस पे चाइल्ड का ट्रस्ट है, तो कैमरा प्रोसीडिंग होगी और उसके पेरेंट्स और जो अदर पर्सन ट्रस्टेड पर्सन है वही वहां पे अलाउ होगा, उसके अलावा कोई भी अलाउ नहीं होगा। अगर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि जो चाइल्ड है उसको नीड है उसको एग्जामिन करने की किसी अदर प्लेस पे कोर्ट के अलावा, तो वो कमीशन इशू कर सकता है इस चीज के लिए। अब जो कमीशन इश्यू होगा वो एज पर 284 सीआरपीसी के प्रोविजंस वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कोर्ट को जब भी स्पेशल कोर्ट को ये लग रहा है कि जो चाइल्ड है उसको किसी अदर प्लेस पे एग्जामिन करने की जरूरत है अदर देन कोर्ट, तो वो उसके लिए फिर कमीशन इशू कर सकता है। 38 बोल रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट है जब उसको लग रहा है तो असिस्टेंस ले सकता है किसी भी इंटरप्रेटर की या ट्रांसलेटर की, और अगर जो चाइल्ड है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है तो फिर वो असिस्टेंस ले सकता है कोर्ट स्पेशल एजुकेटर की या कोई भी अदर पर्सन जो फेमिलियर है चाइल्ड के कम्युनिकेशन के मैनर से। ठीक है, सिर्फ इतना सा बोल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 बात कर रहा है मिसलेनियस की। चैप्टर नंबर 9 बात कर रहा है मिसलेनियस की। ये लास्ट चैप्टर है इस एक्ट का, जो इसकी रेंज है सेक्शन 39 से सेक्शन नंबर 46। सेक्शन 39 गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहा है। गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगा फॉर यूज ऑफ एनजीओ या कोई भी प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट हैं, उनको कैसे उसकी असिस्टेंस ले सकता है चाइल्ड, उसके लिए गाइडलाइन प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सिर्फ इतना सा बोल रहा है, इसको सिर्फ इतना सा याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि गाइडलाइंस को कौन बनाएगा एक्सपर्ट की असिस्टेंस लेने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे गाइडलाइंस बनाएगा। सेक्शन 40 बोल रहा है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। तो फैमिली है या गार्जियन है चाइल्ड का, वो एंटाइटल होगा असिस्टेंस ऑफ लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस फॉर एनी ऑफेंस। जो भी चाइल्ड की फैमिली है उसका जो गार्जियन है वो किसी भी लीगल काउंसिल की हेल्प ले सकते हैं, उसकी असिस्टेंस ले सकते हैं अपने ऑफेंस को ट्रायल कराने के लिए। फिर इसका प्रोवाइजो बात कर रहा है, इसका प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए उसकी चाइल्ड की जो फैमिली है जो उसके गार्जियन है वो अनेबल है, उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है टू अफोर्ड लीगल काउंसिल को अफोर्ड करने के लिए उनके पास सफिशिएंट मींस है, वो लोग अनेबल हैं, तो फिर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी वो उनको लॉयर प्रोवाइड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 41। सेक्शन 41 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जब भी सेक्शन 3 टू सेक्शन 13 के केस में जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या मेडिकल ट्रीटमेंट होगा चाइल्ड का,
सेक्शन 41 ये बोल रहा है कि जो भी सेक्शन 3 से लेके जो सेक्शन 13 तक के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे किसी ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के चाइल्ड पे जो अंडरटेक हो रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ गार्जियन की मदद से। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ये इतना सा बोल रहा है कि जो सेक्शन 3 से लेके जो 13 के प्रोविजंस है ना, जो पेनल प्रोविजंस यहाँ पे अपन ने पढ़े थे अभी प्रीवियस लेक्चर में, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे किसी भी ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो चाइल्ड का हो रहा है, जो अंडरटेक हो रहे हैं चाइल्ड के पेरेंट्स की या उसके गार्जियन की कंसेंट से। अगर उनके कंसेंट से हो रहे हैं तो फिर वो वाले प्रोविजंस यहाँ पे उन मेडिकल एग्जामिनेशन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर बात कर रहा है सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42, सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 42 ये बोल रहा है कोई भी एक्ट या ओमिशन जो किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और जो पनिशेबल है इस एक्ट में, या कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन है जो किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और वो पनिशेबल है पॉक्सको एक्ट के अंदर। ठीक है, एंड वो ऑफेंस पनिशेबल है जो आईपीसी के ये जो सेक्शन दे रखे हैं उनके अंदर भी वो पनिशेबल है, या जो सेक्शन 67 बी है आईटी एक्ट का उसके अंदर भी वो पनिशेबल है। और ऐसे किसी ऑफेंस के लिए जो ऑफेंडर है वो गिल्टी फाउंड किया जाता है तो शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट ओनली अंडर दिस सेक्शन और अंडर आईपीसी फॉर पनिशमेंट विच इज ग्रेटर इन डिग्री। तो कोई भी ऑफेंडर अगर ऐसे किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी फाउंड होता है जो या तो पॉक्सो एक्ट में भी वो पनिशेबल है, या जो ये सेक्शंस दे रखे हैं आईपीसी के उनके अंदर भी पनिशेबल है, और सेक्शन 67 बी के अंदर भी आईटी एक्ट के अंदर भी वो ऑफेंस पनिशेबल है, और ऑफेंडर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी फाउंड होता है तो फिर उस ऑफेंडर को वो इम्प्रिजनमेंट वो पनिशमेंट देंगे जो ग्रेटर होगी डिग्री के अंदर, जो ज्यादा पनिशमेंट होगी उस ऑफेंडर को फिर इन तीनों में से वो वाली पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी जो ग्रेटर इन डिग्री होगी, जो ज्यादा होगी। फिर सेक्शन 42 ए सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो ये प्रोविजंस है इस एक्ट के वो इन एडिशन होंगे, डेरोगेशन में नहीं होंगे किसी भी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के। ठीक है, और किसी भी केस में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाती है इस पॉक्सो एक्ट में और अदर एक्ट के प्रोविजंस में तो फिर पॉक्सो एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा, पॉक्सो एक्ट प्रिवेल करेगा। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंसी हो जाती है पॉक्सो एक्ट में या किसी अदर लॉ में तो फिर पॉक्सो एक्ट प्रिवेल करेगा। 43 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मेजर्स लेंगे इस एक्ट की पब्लिसिटी के लिए थ्रू मीडिया के थ्रू उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पीरियड ट्रेनिंग देंगे ऑफिसर्स को और इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो काम करेंगे। सिर्फ इतना सा दे रखा है 43 में। 43 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस एक्ट की पब्लिसिटी के लिए काम करेगा, उसके लिए प्रोविजंस बनाएगा, जो भी मेजर्स उनको लेने हैं इसको पब्लिसिटी के लिए वो करेंगे, और जो भी ऑफिसर्स होंगे वो उनको पीरियडिक ट्रेनिंग देंगे, और जो भी इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है उसके लिए उन ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा। 44 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, मतलब एनसीपीसीआर और जो एससीपीसीआर है, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर जो है वो मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस, इस एक्ट के इम्प्लीमेंट जो प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग एससीपीसीआर और एनसीपीसीआर करेगा। ठीक है, और एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के पास वो सेम पावर्स होंगी जो उनको दे रखी है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर मॉनिटरिंग करेंगे इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की। दूसरा
कि उनके पास सेम पावर्स होंगी जो उनको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में दे रखी है। ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि नेशनल कमीशन और जो स्टेट कमीशन है, मतलब एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर, वो एक एनुअल रिपोर्ट फाइल करेंगे और उसमें क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज उनके द्वारा परफॉर्म की गई है उनको वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 45। सेक्शन 45 बोल रहा है पावर टू मेक रूल्स। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर किसके पास रहेगी? तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे रूल मेकिंग पावर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके रूल्स बना सकती है इस एक्ट के पर्पस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, इस पे ज्यादा इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सिर्फ इस सेक्शन में ये ध्यान रखना है कि किसके पास रूल बनाने की पावर रहेगी, रूल मेकिंग पावर किसके पास रहेगी पॉक्सो एक्ट में, सिर्फ इतना सा ध्यान रखा है। ऑथोरिटी को अपना ध्यान रखा है, ऑथोरिटी को ध्यान रखना है सिर्फ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बनाएगी। 46 बोल रहा है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए किसके पास पावर रहेगी? यहाँ पे भी सिर्फ बस अथॉरिटी को अपने दिमाग में रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो ये था दोस्तों अपना पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के अपन ने 2 पार्ट में पूरा किया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, आने वाले लेक्चर्स जो अपन लेंगे उसमें पॉक्सो एक्ट के अपन एमसीक्यूज भी डील करेंगे और पॉक्सो एक्ट के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज हैं उनको भी डील किया जाएगा। उसके बाद फिर अपन डील करेंगे जो एपीओ में अदर जो एक्ट आएंगे, अदर जो लॉज आएंगे उनको बैरक प्रोविजंस भी डील करेंगे और उनके एमसीक्यू सेशंस भी अपन लेके आएंगे। और लास्ट का जो एपीओ से 1 महीने पहले का जो पीरियड होगा दोस्तों, उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सेशंस लेके आएंगे ताकि लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी में जो भी है उसको रिवीजन अच्छे से हो सके, क्योंकि बार बार अपन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन अपने मेमोरी में फीड हो जाते हैं और जैसे ही एग्जाम में अपन क्वेश्चन दिखेगा अपने को तुरंत आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आप सबसे इतना सा चाहते हैं कि जो ये लेक्चर्स यहाँ पे अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रहे हैं लेक्चर्स, उन पे थोड़ा सा आप अपना स्नेह बनाए के रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से तरीके से समझा सकें और ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो सके। तो ये थे आपका अपना आज का छोटा सा लेक्चर। न मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।